सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है हम आपको साइंस पढ़ा रहे थे, तो साइंस में मैंने बेसिक जो कंसेप्ट है केमिस्ट्री में वो आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो हम आपको क्लास टेंथ की साइंस पढ़ाएंगे। क्लास 10th की साइंस। अब देखिए क्लास 10th की जो साइंस है थोड़ा उससे मैं आपको परिचय करा देता हूं। ठीक है, क्लास 10th की जो साइंस है, ठीक, क्लास 10th की जो साइंस है उसमें क्या है, आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सब्जेक्ट साइंस में तीन चीजें आपको पढ़नी है। कितनी? तीन। पहली चीज आपको पढ़नी है केमिस्ट्री। पहले आपको क्या पढ़नी है? केमिस्ट्री। फिर पढ़नी है बायोलॉजी। फिर आपको पढ़नी है फिजिक्स। ये आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री में। चूंकि मैं केमिस्ट्री में आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता चुका हूं, ठीक है, तो आज जो है शुरुआत हम केमिस्ट्री से करेंगे। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि रोज आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसकी समीकरण क्या होती है। आज हम आपको बताएंगे कि समीकरण को लिखना कैसे है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है, आज से आपको क्लास 10th की साइंस की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा और हिंदी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आज से आपको क्लास 10th की साइंस मिलेगी। फिर मैं आपको जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। हम सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करूंगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने से पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, ध्यान से सुनना, ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वो भौतिक परिवर्तन, जैसे मोम का गलना, अगर मोम गल गई है तो उसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पानी का वाष्प में बदलना या बर्फ में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हम इसे दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनी और बर्फ से क्या बन जाएगा? दोबारा पानी बन जाएगा ना। तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना, इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो क्या है भौतिक परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तथा जिसमें कोई रासायनिक नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं? ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर
सकते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे मोम गल जाए, मोम गल जाए, अब गलने के बाद क्या होता है, उसे हीट दोगे तो फिर वैसी हो जाएगी, और वैसी हो जाएगी तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक। अच्छा, जैसे पानी जो है वो बर्फ में बदल जाए, पानी जो है बर्फ में बदल जाए। अब जो बर्फ है जब वो पिघलेगा, जब उसमें ताप डालेंगे और पिघलेगा तो वो क्या बनेगा? दोबारा पानी बनेगा ना। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हम जैसे मैं आपको लिखा दें, जैसे में लिख लीजिए मोम का गलना, मोम का गलना, जल का बाष्प या द्रव में बदलना, जल का बाष्प या बर्फ में बदलना, या बर्फ में बदलना। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहलाएगा। आई होप कि आप फिजिकल चेंज समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि कह सकते हो इसे इंग्लिश में केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या कह सकते हो? केमिकल चेंज कह सकते हो, केमिकल चेंज। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये सुनिए, ये क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन वो होता है जिससे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब क्या बताया मैंने? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा, इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा, वही कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। समझे? एक बार फिर से, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कह लेते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो आप समझे? जैसे अब मैंने भी बताया कि मोम का गलना, अगर मोम गल गई तो मोम दोबारा बन जाएगी, लेकिन मोम अगर जल गई तो आप बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं। तो क्या हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अच्छा बताइए, दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ना। इसमें दूध से दही बन रहा है तो एक नए पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है, तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपने दूध से क्या बनाया? दही बनाया। अब दही से क्या आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, क्या किसी लोहे में जब जंग लग जाती है तो उसे क्या आप दोबारा लोहा प्राप्त कर सकते हो? वैसे ही लोहा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। हमारे आसपास वातावरण में बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे भोजन का पकना, ये क्या है? ये भी तो है, ये भी तो रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ गए ना? तो लिख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा
प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, एडजस्ट कर लेना। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे क्या हो सकता है? मोम का जलना। जैसे मोम का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ना, क्योंकि अगर मोम जल गई तो दोबारा मोम थोड़ी प्राप्त होगी, नहीं होगी ना। ठीक, दूसरा क्या लेते हैं? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये क्या है? ये भी तो है रासायनिक परिवर्तन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है भोजन का पकना। भोजन का पकना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन समझ गए कि ऐसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब मान लो आपने खाना बनाया, खाने में आपने आलू डाला, मिर्च डाली, सब चीज डाला। अब जब वो बन गया, क्या आप आलू को दोबारा वैसे ही निकाल सकते हो? पानी को वैसे ही दोबारा निकाल सकते हो? मसाले को दोबारा वैसे ही निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। ऐसे ही दूध से दही बनाना, अब दूध से आपने दही बना दिया, क्या आप दूध को दही से बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, तो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। समझ गए ना। अब हम बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, किस पे? वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखिए बहुत ही सिंपल है, समझना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, समझिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। नहीं समझे? समझाता हूं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि देखिए, मैंने भी आपको बताया कि ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक्चुअली क्या है? रासायनिक जो अभिक्रिया है उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। सेम बात है, सेम बात है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन की बात एक है। तो हमने क्या बताया? रासायनिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे दूध से दही बना रहे हैं तो नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनेगा। दूध से क्या बना? दही बनाना, नया पदार्थ बना, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब भोजन पकाना, भोजन में हमने स्पाइस डाले है, पानी डाला और जो भी बनाया हमने, कोई चीज़ सब्जी बनाई, तो उसमें क्या अलग अलग चीज डाली ना, तो अलग अलग चीज डाले तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ जिसे हमने सब्जी कहा, भोजन का पक गया। तो ये क्या चीज है? ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। मैं लिख लेता हूँ इसको रफ करने के बाद, ठीक है। तो इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल से
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं, वे प्रक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रहने तो इतना ही सही है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात समझिए। अब जैसे मैं लिख लेता हूं, जैसे मैं क्या लिख लेता हूं, जैसे मैं दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, क्योंकि ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही का बनना। ठीक है, भोजन का पकना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप समझ गए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसे पहचानने के लिए निम्न चिन्हों को बताएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। कैसे पहचानोगे आप? तो मात्र मैं चार चिन्ह बताऊंगा। तो सुनिए, इसे कह सकते हैं प्रेक्षण। क्या कह सकते हैं? प्रेक्षण। तो पहला सुनिए, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होगा। कैसे? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है? मेथेनॉल। तो इनकी पदार्थ की जो अवस्था है उसमें चेंजमेंट आया है। जैसे आप अभी जान लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि दूध से दही बना। अब दूध जो था वो अलग अवस्था में था, अब जब दही बना तो अलग अवस्था में हो गया। तो हो गया, समझ गए ना? तो पहला इसका पॉइंट है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा सुनिए, दूसरा क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके रंग में परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, मतलब जब खाना बनाते हैं तो आपने कुछ डाला, अलग अलग प्रकार से चीजें था, अब जब बनके तैयार हुआ तो उसका रंग जो था वो सब बदल गया, पदार्थ में भी चेंज हुआ ना। तो क्या है दूसरा? आप रंग में परिवर्तन। इतनी बात समझ गए। तीसरा पॉइंट सुनिए। तीसरा पॉइंट है कि ताप में परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन।
जब चूने और पानी की अभिक्रिया कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, लेकिन जब चूने और पानी की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आपने क्या देखा, उसमें बहुत ही ऊष्मा निकलती है, बहुत ही ऊष्मा निकलती है। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो पता कर सकते हैं कि अगर ताप में परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही है एक और, गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन, यानी कि गैस का निकलना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें देखना अधिक मात्रा में गैस जरूर निकलेगी। तो ये जो पॉइंट हैं, ये इन पॉइंटों से आप ये पहचान पाओगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, रंग में अगर परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया है, ताप में परिवर्तन हुआ तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, गैस का निष्कासन हुआ तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताएंगे, रासायनिक समीकरण। अब इसके बारे में क्या, इसके बाद क्या बताएंगे, आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, लिख लेता हूं, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। समझिए, समझो, जब क्या हुआ, ये चीज रासायनिक अभिक्रिया जब हुई, हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की, तो वो कैसे लिखते थे कि जैसे कि किसी से अब क्रिया कराई, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो वो लिख देते हैं मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये लिखते थे। फिर क्या हुआ, अब वैज्ञानिकों ने चेंजमेंट किया। क्या चेंजमेंट किया, उन्होंने कहा कि इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखने से अच्छा है कि एक समीकरण बनाई जाए। समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों या प्रतीकों द्वारा लिखा जाए, ये बताया उन्होंने। तो रासायनिक समीकरण बनाया गया। क्या बनाया गया, रासायनिक समीकरण। इसे कह भी सकते हो शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। तो क्या कहा उन्होंने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों तथा प्रतीकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी देखते हैं, अभी आपके समझ में आएगा। क्या बताया ने, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के को सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा निरूपण करना, निरूपण मतलब प्रदर्शित करना, निरूपण करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, सुनिए, क्या होता है कि मैग्नीशियम की जब क्रिया कराई जाती है, किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया कि इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना इसे हम हटाकर इनके प्रतीकों को लिखें, सूत्रों को लिखें। जैसे कि
Mg, मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, प्रतीक क्या है Mg, प्लस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं O, फिर क्या है, इनकी जब क्रिया करें O2 सॉरी, इसकी जब क्रिया करें तो क्या बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझे, क्या समझे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे, क्या होता है लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है, देखिए बात करते हैं इसके लिखने के बारे में। लिखने के बारे में मैं आपको 3-4 नियम बताऊंगा। सबसे पहले फिर रासायनिक समीकरण में एक बात सीखिए कि रासायनिक समीकरण में 2 चीज़ें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। क्या क्या होता है वो, एक पहला चीज़ है अभिकारक। ये अभिकारक क्या चीज़ है, अभिकारक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, फिर दूसरी चीज़ है उत्पाद। ये उत्पाद क्या चीज़ है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एक अभिकारक, एक उत्पाद। अब अभिकारक क्या चीज़ है और उत्पाद क्या चीज़ है, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं या डाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार अभी मैंने आपको अभिक्रिया बताई Mg+O2, इस प्रकार से ये तीर लगाया और यहाँ पर क्या बना MgO। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये चीज क्या कहलाएगी, अभिकारक कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिकारक, रिएक्टेंट कहलाती है। और ये चीज उत्पाद क्या है, अब रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी कि देखिए इन दोनों की जब अभिक्रिया कराए तो एक पदार्थ बना, क्या कहे उसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। समझ गए ना। तो ये क्या हमारा कहलाएगा, अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। समझे, ठीक है। अगली चीज देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे, रासायनिक समीकरण को लिखना। तो देखिए रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, हम इसके लिए आपको बताएंगे। लिख लेता हूं मैं यहाँ, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना। पहला पॉइंट सुनिए, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम अभिकारक को लिखते हैं। सबसे पहले अभिकारक को लिखा जाता है, अभिकारक को लिखा जाता है। इतनी बात समझ गए। अभिकारक को लिखने के बाद क्या करते हैं, अभिकारक को लिखने के बाद क्या करते हैं, अगर अभिकारक की संख्या या उत्पाद की संख्या ज्यादा है, एक से अधिक है, तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है। देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए मैंने आपको 4 नियम बताया। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले किसे लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। दैट मीन्स रिएक्टेंट को लिखते हैं। सबसे पहले किसे लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। अभिकारक लिखने के बाद क्या करते हैं, उसके बीच लिखने के बाद तीर का निशान लगाते हैं। जैसे देखिए ये अभिकारक है, ये भी है,
तो क्या किया, तीर का निशान लगाया, तो तीर का निशान लगाते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया अभिकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह आ जाता है। देखिए यहाँ ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक, तो एक से ज्यादा है तो इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान लगाया हमने। समझिए, अभिकारक और उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, तीसरी बात, फिर क्या करते हैं, समीकरण को हम संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे किया जाता है तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले समझिए, इसे संतुलित करते हैं, मतलब ये संतुलित नहीं है, इसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखते हैं। ये जैसे देखिए, ये चूने का सूत्र है, चूने का सूत्र है बिना बुझा हुआ चूना, तो ये ठोस है, ठोस के लिए हम क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए पानी कैसा है, लिक्विड होता है ना, द्रव होता है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, भौतिक अवस्था बताने के लिए क्या लिखा, L लिखा। ठीक है, अच्छा, अब जब इनकी दोनों की रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई, तो क्या हुआ, बिना बुझा हुआ मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जब बिना बुझे हुए चूने की और बिना बुझे हुए चूने की पानी से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, एक एक्वा बन जाता है। जैसे देखिए, अभिकारक व उत्पाद जब जलीय विलीन में होते हैं, देखिए कोई भी अभिकारक है तो उसकी आपने अभिक्रिया कराई, मान लो चूने की अभिक्रिया आपने पानी से कराई, तो क्या हुआ, एक जलीय विलयन बन गया। अब जब जलीय विलयन बन जाता है तो उसे AQ से लिखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया है। AQ का मतलब होता है एक्वा, AQ का मतलब एक्वा। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जब कैल्शियम, सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले अभिकारक को लिखो, तो ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, लिख लिया। उसके बाद क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान लगाने के बाद क्या करते हैं, जब अभिक्रिया हो जाती है, उनकी भौतिक अवस्था बताने के लिए हम ठोस के लिए S और द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद जलीय विलयन में होते हैं तो उसे AQ से लिखा जाता है, एक्वा से लिखा जाता है। ये बात क्लियर है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार से बांट सकते हैं, कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती है। देखिए क्या क्या है रासायनिक समीकरण, क्या क्या हो सकती हैं, इसे रफ कर देता हूं। तो बात करते हैं रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हैं, वो रासायनिक समीकरण के प्रकार हम कह सकते हैं दो प्रकार के हैं। देखिए, एक का नाम है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को हम कह सकते हैं कि ये कंकाली समीकरण, इसका नाम दूसरा है कंकाली समीकरण। ठीक है, फिर दूसरा है संतुलित समीकरण। दूसरी है संतुलित समीकरण और पहली है असंतुलित समीकरण। अब सुनिए, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित समीकरण जब किसी समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या समान ना हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, जब किसी समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु की संख्या समान ना हो
तो इस प्रकार समीकरण को कह सकते हैं कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। ठीक इसका अपोजिट होगा जब किसी समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या समान हो। इसमें क्या है, समान हो। किसकी, अभिकारक और उत्पाद की संख्या, अभिकारक और उत्पाद की संख्या। इस प्रकार की जो समीकरण है उसे कह सकते हैं कि संतुलित समीकरण है। जैसे समझिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg+O2 की जब अपक्रिया कराई जाती है तो MgO बनता है, MgO बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम है 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, इसकी तो सेम है लेकिन इसकी अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो समीकरण वो क्या कहलाती है, असंतुलित समीकरण, यानी कि ये संतुलित नहीं है, कंकाली समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, अब जो समीकरण संतुलित समीकरण है उसमें क्या है कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होती है या हो। ठीक, जैसे मैग्नीशियम तो देखिए 1 है, फिर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर तो 1 ही है। तो इसे क्या करेंगे, ये जो 2 हो जाए तो इसके आगे 2 लिख दीजिए, ये 2 हो गए। यह आपको बताऊंगा कि मैं कल की वीडियो में कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। फिलहाल अभी सीख लीजिए थोड़ा। तो क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये तो सही हो गया, लेकिन मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। तो मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, तो मैग्नीशियम 2 है, इसके आगे भी 2 कर देंगे। अब देखिए परमाणु संख्या जो है सेम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये इस प्रकार की जो समीकरण है इसे कह सकते हो कि संतुलित समीकरण है। क्या कह सकते हो, संतुलित समीकरण। तो ये जो आज की वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, और रासायनिक समीकरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण मैंने आपको बताया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान ना हो, उसे असंतुलित कहते हैं। और संतुलित उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या सेम हो, समान हो, जितनी इधर जितनी इधर। ठीक है, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, संतुलित समीकरण कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी कि संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है उसे बताऊंगा। तो कल की वीडियो जरूर देखना और आज की वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।